कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप लोग भी मानते हैं कि कहानी बेहद खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, तो कहानी पर रिस्पॉन्स आना तो ज़रूरी है, वरना मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊँगी। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कल से डेली 12 बजे मैं कहानी का पार्ट अपलोड कर दूँगी। जैसे ही मैं पार्ट अपलोड करती हूँ, आप लोग वीडियो को देखिए, कहानी को एक लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ताकि कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो सकें। नहीं तो आप लोग जाकर देखिए, पीछे के पार्ट्स पे इतने कम व्यूज़ जा रहे हैं कि कहानी मैं आगे कैसे बढ़ाऊँगी। आखिर मैं भी तो इतनी मेहनत करती हूँ तो किसी पर्पज़ से ही, क्योंकि इस समय मेरी हेल्थ भी थोड़ी डाउन है, इसीलिए मेरे दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पे पार्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल पे डेली पार्ट ला रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की उम्मीद करूँगी। आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करती हूँ। वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों के सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि कुछ व्यूज इंक्रीज हो जाएं। स्नेह ने धड़कते दिल से कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम खोजा। जीजा नंबर 1, जिसने मोह का कॉन्टैक्ट फोटो लगा होने के कारण उसने पहचान लिया ये उसका ही नंबर है। उसने पहली बार कांपती उंगलियों से उसका फ़ोन लगा दिया। हेलो, 2 बिल के बाद उधर से आवाज़ आई। हेलो, मैं बोल रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारी सांसें ही बता देती है मुझे। अब ये बताओ, फ़ोन ना उठाने की कसम खाने के बाद अब फ़ोन स्विच ऑफ करने की भी कसम खा ली है तुमने। कहो तो फ़ोन करना ही बंद कर दूँ स्नेह, वहीं आकर तुमसे मिला करूँ सुबह सुबह। नहीं नहीं, वो मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था इसलिए बस। बाकी आज ही बनवाने भेज दूँगी, आप फ़ोन ही कर लेना। वो उसका टेम्परेचर देख धीरे से बोली। फ़ोन बात करने के लिए किया जाता है स्नेह, और बात तब होती है जब सामने वाला फ़ोन उठाए। मैं जान नहीं पाई थी, वो नरमी से बोली। क्यों? आवाज़ अब भी तेज थी। आगे से ध्यान रखूंगी, वो सीधा सीधा अपनी गलती मानते हुए बोली। और उधर मोह अपनी भोली मैया के आगे पिघलने लगा था। कोई लड़े भी तो कैसे उससे, वो तो पहले ही हार मान उससे जीत जाती थी। फ़ोन उठा लिया कर उसने, वो कुछ नर्म हुआ था। वो धीमे से बोली थी। क्या कर रही थी? चाय बना रही थी फूफा जी के लिए। मुझसे मिलोगी नहीं आज? आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही। तुमने अपना फ़ोन भी ख़राब कर लिया, और इला के फ़ोन पर फ़ोन करना ज़्यादा मत करना, क्योंकि इला बाद में मुझे चिढ़ाती है। वो उसके बोलने से पहले ही बोली तो मोह मुस्कुराए बिना ना रह सका उसकी सत्यवादिता पर। मैं नहीं करूँगा, तुम करोगी अब सुबह शाम दोनों टाइम, जब तक फ़ोन नहीं बनकर आ जाता तुम्हारा। करोगी कि नहीं? करूँगी, वो उसकी बात सुन जल्दी से बोली। स्नेह, उसने तड़प कर पुकारा था। हाँ, वो तुरंत बोली थी। क्या हो तुम? बहुत मुश्किल है तुम्हारे। आ रही हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही बाहर से आवाज़ आई, जिसके जवाब में स्नेह ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे जाना होगा। नहीं, वो ज़िद्दी हुआ। घर में बहुत लोग हैं। मैंने कहा ना नहीं। ठीक है। स्नेह फिर हार मान जीती थी, और वो जीत कर भी हारा था उसके यूं बोलने से। जाओ, पर शाम को याद से फ़ोन करना स्नेह, वरना आपकी माफ़ नहीं करूँगा। जो करूँगा वो खुद ही संभालना फिर। नहीं, मैं कर लूँगी, वो उसकी बात सुन तुरंत बोली, और फ़ोन काट बाहर की तरफ भागी। प्रेम में समझदारी कभी ना हो किसी किसी मामले में तो वो मन हजार तितलियों से भर जाता है। यही जिद, चिढ़, हक, गुस्सा, नोक झोंक यादों के वो पन्ने हैं जो जीवन के पड़ाव पर कहने को मजबूर करते हैं कि वो भी क्या दिन थे। इसलिए कसक ना रखिए, खुलकर जो दिल कहे वैसे बोलकर मोहब्बत करिए। हर बात में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी कुछ किताबी फिल्मी भी करिए। मोहब्बत सच्ची होगी तो हर रंग सतरंगी होगा। कैसे न कैसे स्नेह ने मारे मोह के डर से उसे शाम को फ़ोन कर दिया, और सारे हथियार अपना कर समझा भी दिया कि ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती। उस दिन पूरी रात लाइट और हलवाई का काम चलता रहा, और अगले दिन व्यस्तता और बढ़ गई। शादी को सिर्फ 2 दिन जो बचे थे, जिसमें से आज का दिन तो लगभग निकल ही गया।
मुसीबत ये थी, काम की भाग दौड़ ऊपर से हल्की फुहार के बीच सब मुंह में भरने जैसा था। स्नेह का फ़ोन चुनमुन डाल आया था, पर उसे लेने जा ही नहीं पा रहा था। सुबह से बिना नहाए वो बारिश में ही सारा ताम झाम सेट करवा रहा था। सब बड़े आज घर पर ही थे, तो बाहर जाकर स्नेह की हिम्मत भी नहीं हुई उसे बुलाने की। और फिलहाल आज ईला का फ़ोन भी उसे नहीं मिला था, क्योंकि सुबह सुबह ही ईला को उठाकर दादी ने उसे विवाह का सुहाग लहंगा लेने भेजा था, और वो अभी आई नहीं थी। वैसे वो कला या विभा के फ़ोन से मोह को फ़ोन कर लेती, पर उम्मीद के मुताबिक स्नेह को मोह का नंबर याद नहीं था, और रही बची कसर, ईला मैडम का फ़ोन नहीं लग रहा था। राम राम करके शाम तक ईला प्रकट हुई, ऊपर से नीचे तक सब लादे हुए, और तब स्नेह गायब थी। वो पार्लर गई थी विभा का फेशियल करवाने। रात तक जब सब साथ हुए, तब खाने पीने के कार्यक्रम के बाद ढोलक का माहौल बना। इस बीच स्नेह बेचारी, जो सुबह से मोह के बिगड़े हुए मूड को सोच सोच कर मरी जा रही थी, सबको किनारे करती हुई इला को साइड में ले गई। प्यार भले ही उसका इतना ना समझती हो, पर गुस्सा बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो झट से इला के पास गई। फ़ोन दो अपना। क्यों? वो उसकी झुकी नज़रें देख सब समझ उसे चिढ़ाती हुई बोली, जैसे कुछ जानती नहीं हो, खुद फंसाया है और खुद ही मज़े ले रही हो। सुबह भी फ़ोन नहीं किया था, जानती नहीं हो कैसी कैसी धमकियाँ मिलती हैं मुझे। ओहो, रहा नहीं जाता मेरी गुलाबो, पर मेरी भोली मैया, यूं हर बात बताया ना करो, कसम से जलन होने लगती है। कुछ तो छिपा लिया करो मुझसे, नहीं बाकी लोगों से। कहीं ये तेरा एंटिक दीवाना किसी की नज़रों में आ गया तो चोरी हो जाएगा। मत दो, रख लो। स्नेह उसके चिढ़ाने से कुछ छेप कर मुड़ती हुई बोली। अच्छा लो, मजाक कर रही थी। वो फ़ोन आगे बढ़ाकर बोली। एक जैसी घनी लड़ी सी लगी हुई वो पीले रंग की सितारों सी टिमटिमाती हुई लाइट, फिर घर की दीवारों पर पड़ी नीली लड़ियाँ, जैसे नीले आसमान के बीच सूरज की रोशनी छत पर खुद को समेटे हुए थी। चुनमुन ने सब बहुत अच्छे से करवाया था। स्नेह जो छत पर आई थी बात करने के लिए, एक पल को वो नज़ारा देख मुस्कुरा उठी। ऊपर से वो बेहद हल्की फुहार, उफ, जैसे दिलों को बेताब कर रही थी। उसने धीरे से कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली। पहले तो 2 बार पढ़कर उसका नंबर याद कर लिया, उसके बाद नज़र उसके फ़ोटो पर टिक गई। ना जाने क्यों दिल धड़क उठा था उसका। वो रेड शर्ट और ब्लू जीन्स, वाकई इला सही थी, चुरा लेने वाला था वो। उसने तुरंत नंबर डायल किया। टाइम मिल गया तुम्हें? वो हेलो भी नहीं बोल पाई थी कि उधर से मुँह की आवाज़ आई, जिसमें साफ नाराज़गी झलक रही थी। हाँ, वो मोड़ पर हूँ तुम्हारे घर के। वो उसके बोलने से पहले ही बोला। क्या? हाँ, वो भी पिछले 1 घंटे से। और 1 घंटे फ़ोन ना करती ना तो घर ही आ जाता फिर मैं। रात के 11 बजे हैं। बोलते हुए वो लगभग बेहोश होते होते बची थी। तो अब आओ मुझसे मिलने। सुबह फ़ोन ना करो, दिन भर ना करो, कभी फ़ोन ना करो स्नेह, और मैं गुस्सा भी ना करूं, ऐसा हर बार नहीं होगा। अभी इसी वक्त निकलो। मोह उधर से बोला था। क्या? इसके अलावा तुम सिर्फ क्या ही बोलना तभी ठीक है। वो उधर से वाकई झल्लाया हुआ था। पर कैसे? इतनी रात है और अभी बहुत लोग घर में, क्या कहूँगी घर पर, और फिर किसी ने देख लिया तो पक्का घर से निकाल देंगे मुझे। हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप? वो बोली, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फ़ोन कान से हटाकर देखा तो स्विच ऑफ हो गया था। शायद सुबह से इला उसे चार्ज ही नहीं कर पाई थी काम के बीच में। स्नेह भागती हुई नीचे आई और जो कुछ था जल्दी जल्दी इला और कला को बताया। मतलब? इला एकदम शौक होकर। मतलब ये कि इतना जानती हूँ, पूरी रात वो वहीं रहेंगे? स्नेह ऐसे बोली जैसे जान गई थी उसको। याद था ना उसे वो दिन जब वो बारिश में उसे मिला था। कोई बात तक नहीं हुई थी तब तक उसकी ज़्यादा, पर फिर भी वो ना जाने क्यों उसे देखते हुए कितनी देर खड़ा रहा था बारिश में। अगर घर आ गए तो? विभा कुछ सोच कर बोली। नहीं दीदी, वो धमकी है सिर्फ मेरे लिए, जब तक मैं ना कहूँगी घर नहीं आएंगे। तो फिर स्नेह? कला उसकी पूरी बात सुनकर बोली। मुझे नहीं पता, एक तो इसका फ़ोन अभी ही ऑफ होने को था, चार्ज क्यों नहीं करती तुम इसे? ऊपर से मैं ही क्यों दीदी? ऐसे विवेक जीजू तो नहीं करते। स्नेह लगभग रोने ही लगी थी।
अरे भूल गई थी यार फ़ोन चार्ज करना, सुबह से 1000 काम बताए जा रहे थे सब। लेकिन जैसा सोचा था उससे ज़्यादा डेंजरस है भाई तुम्हारे वाले। हमसे मिलते या बात करते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं यार, तुझसे कौन सा जाने खार खाए रहते हैं। स्नेह, इला बोली। मुझे नहीं पता। स्नेह अब रोने ही लगी थी। रोना बंद करो स्नेह, जानती हो ना तुझसे ही ये नाता उनका क्यों है। विभा ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। वो सर झुकाकर आंसू दुपट्टे से पोंछकर सर हिलाकर बोली। तू मिला हो स्नेह। विभा उसके बिखरे बाल कान के पीछे कर बोली। जिंदा अच्छी नहीं लगती मैं आपको। स्नेह हैरानी से सर उठाकर विभा को देख बोली। हमें जिंदा नहीं, मेरी खुश स्नेह चाहिए, ये ऐसे रोते हुए नहीं। और तुम टेंशन काहे को लेती हो, है ना ये कर्मकांडी। इला, और अभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो आज मैं कुछ भी कहूँगी दादी मना नहीं करेंगी, मैं बोल दूँगी सर में दर्द हो रहा है, मैं तुझसे तेल मालिश करवा कर सोना चाहती हूँ। सब सोचेंगे तू मेरे पास है और शोर ना आए इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी। घर पूरा भरा हुआ है, कोई जान तक नहीं पाएगा, और कोई आएगा तो मैं ध्यान रख लूँगी। जैसे तू हमारे रात रात भर जग के असाइनमेंट बना लिया करती थी। कला तुरंत बोली। हाँ, अब विभा दीदी की इस टाइम महिमा है ना, कमरा भी मिल जाएगा अकेले में, और इसी बहाने बात भी हो जाएगी इनकी अपने उनसे। इला विभा का पूरा प्लान बताकर बोली। चुप कर, अब दिमाग लगा अपना। इसमें दिमाग क्या लगाना, वो जो गलत लड़की चुनी उन्होंने, अगर मुझे चुनते तो अब तक वो नहीं मैं उनके घर के मोड़ पर होती। पर उनकी बुरी किस्मत की द ग्रेट इला की खूबियाँ उन्हें दिखी नहीं। भगवान के लिए, तेरे वाले के लिए मुझे अभी से सलामती की दुआ करने पर मजबूर मत करो। वैसे भी जो तुझे चुनेगा वो नॉर्मल तो होगा नहीं, और अगर होगा तो रह नहीं जाएगा। कला बोली तो इला ने लुक दिया। अब चलो। कहाँ, स्नेह बोली। फलक रोके ज़मीं रोके, मगर हम रुक ना पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे, ये गाना गाएंगे और तुझे भगा देंगे दादी की नज़रों में कुंटल भर धूल झोंक कर। कुछ भी, बाहर बारिश हो रही है। हाँ, बहुत ज़ोर की हो रही है, तुम नाले से निकल कर बह जाओगे। अरे कुछ तो रोमांटिक हो जा बहना, ऐसे मौसम में अपनी जान पर खेल। मैं तुझे मिलवाने का रिस्क ले रही हूँ, तो गले लगने किस करने तक का ना सही, हाथ पकड़ने का सोच। बारिश हो रही है, इला उसकी नकल कर बोली। हर कोई इतना बेशर्म कहाँ है जो तुम्हारी तरह सोच सके। कला उसे लुक देकर बोली। क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी झक्कास दीदी। इला बाल झटक कर बोली। दादी को बताऊं, सोच लो, मुझसे पहले ही वक्त आपका भी आएगा, कहीं तो होंगे आपके भी वो। चलो निकल लो। ओके अब चलो, अपनी 5वीं बहन को भी मनाना है, अभी 1000 सवाल करेगी वो अभी। पर हमारी कोई 5वीं बहन कहाँ है। अरे मेरे भोले भंडारी, है ना हमारा चमन लाल, वो क्या बहन से कम है। अब चलो, इला उसे ले जाते हुए बोली। धीमी लय से बरसता हुआ पानी जिसकी फुहार बस मन को भिगो रही थी, ऊपर से वो शांत गली जिसकी एक वजह थी कि रात काफ़ी हो गई थी, दूसरी वजह ये खुशनुमा बारिश का मौसम जिसकी ठंडक लोगों को सुकून की नींद दे जाती है। सिर्फ उसका घर ही उन अंधेरों में डूबे हुए घरों के बीच जगमगा रहा था, जिसमें से ही अभी भी लोगों के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। स्नेह ने घर की रोशनी से दूर पहुंचते ही मुड़कर देखा। पीछे चुनमुन खड़ा था और उसके पीछे इला, जो उसे घर से निकाल चुके थे। गहरी सांस लेकर उसने कदम बढ़ाए। उसका अंदाज़ा सही था, वो कहीं नहीं गया था। गली के मोड़ पर बारिश में लाइट ऑन किए हुए उसकी गाड़ी खड़ी थी। थोड़ा और बढ़ी तो उससे ठीक वो हमेशा की तरह खड़ा था। सामने गाड़ी की जलती हुई लाइट में उसकी तन पर पड़ी हुई वो ब्लैक शर्ट, जिसके पलटे हुए बाजू और हाथ में पहनी हुई वाच स्नेह को साफ दिखी। स्नेह कुछ थम सी गई जब चमकती हुई बिजली उस पर पड़ी, तो उसके हल्के भीगे बाल जिनमें फंसी बारिश की बूंदें उसे और दिलकश कर रही थी। इतना क्या जिद्दी होना, अगर वो नहीं आती तो क्या ऐसे ही खड़ा रहता वो। यूं भीगना ज़रूरी तो नहीं। वो हौले से गाड़ी के पीछे से जाती हुई उसकी दूसरी तरफ पहुंची। अशु, मुझसे बात मत करो तुम। स्नेह बोलती उससे पहले ही वो उसकी तरफ बिना देखे बोला। मैंने तो बात की ही नहीं। स्नेह उतनी ही मासूमियत से बोली। तो फिर जाओ, आई क्यों हो जब बात नहीं करने। मैं तो बात ही करने आई थी, आप ही मना कर रहे हैं बात करने के लिए।
स्नेह धीरे से सर झुकाकर चोर नज़रों से उसे देखते हुए बोली तो मोह ने पलटकर उसे कुछ नाराज़गी से देखा। उफ, लड़कों को वाकई सौंदर्य प्रसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, और होगी भी क्यों। वो भीगे हुए, बिखरे हुए, सोकर जगे हुए हर रूप में तो दिल चुराने वाले बन जाते हैं। स्नेह को उसे एक नज़र देख इला की बात याद आ गई। तेरा वाला वो बियर्ड सही चिकनी चमेली है जो अपने एंग्री लुक में और कातिल लगता है, जिसे सोच पता नहीं क्यों वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो? वो जो उसे नज़र झुकाए खड़ा देख बस उसे देखे जा रहा था, उसने तुरंत सवाल किया। नहीं तो मैं कहाँ। सुनिए, तो अब बात कर सकती हूँ आपसे। मतलब हद थी, या तो मोह इसके लिए पागल हो जाएगा या फिर इसके साथ रहकर पागल हो जाएगा। वो उसे देखने में बिजी था तो उसके बेतुके सवाल पर वैसे ही नाराजगी से बोला। अरे वो उससे फ़ोन पर बात ना करने की वजह से ही तो नाराज़ था, भीगना ज़रूरी तो नहीं था। वो धीरे से बोली तो मोह को बड़ा प्यार आया उस पर। ये लड़की उसे गुस्से में भी नहीं रहने देती। ऊपर से उसकी वो रंगत, डार्क ग्रीन सलवार सूट जिस पर वो गोल ग्रीन झुमकी, हाथों में पड़ी हुई वो 2 ग्रीन चूड़ियाँ और बालों का लगा हुआ जूड़ा जो रात को अपने लंबे बालों को उलझने से बचाने के लिए लगा लिया करती थी, और उसमें से निकलती हुई वो भीगी भीगी सी 2 लटें, खुद को कैसे रोके हुए था मोह भगवान ही जाने। अच्छा, ज़रूरी क्या है? इसका मतलब पता है तुम्हें स्नेह? फिलहाल उसके सुरूर में वो अपने गुस्से को नहीं भूला था। गुस्सा है? वो उतने ही प्यार से बोली। हाय, मोह को पागल किए हुए थी ये लड़की। नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना तो चाहिए। वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और इला आज सुबह ही बाहर चली गई, ऊपर से मुझे आपका नंबर भी याद नहीं था, तो किसी और के मोबाइल से कैसे करती। वो कुछ धीरे से बोली, जैसे ये जान गई हो कि ये बात उसके गुस्से में घी डालने का काम करेगी। और वही हुआ। तुम्हें कुछ याद भी रहता है मेरे बारे में स्नेह? नाम याद है मेरा या वो भी भूल जाती हो? पर अब मैंने नंबर याद कर लिया है, और आपका नाम वो क्यों भूलूंगी। अच्छा, क्या है मेरा नाम बोलो। वो वैसे ही उसकी तरफ मुड़ते हुए हाथ बांध बोला। मुँह उसके होठ धीमे से हिले थे, जिनके भीगे हुए लफ्ज़ उस कड़कती हुई बिजली में मोह ने साफ देखे थे। यूँ मोहब्बत खूबसूरत होती है, उसे आज एहसास हुआ। वो पहली बार देख रहा था कि किसी के उसका नाम बोलने की अदा भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। वो आई है उससे मिलने, ये तो वो बिना मुड़े ही उसकी पैरों में पड़ी हुई उस सन्नाटे को चीरती हुई पायल की आवाज़ से ही जान गया था। इतनी समझ नहीं रह जाती थी उसे उसके मामले में, पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा और नाराज़ हो जाया करता था वो उससे, ये जानते हुए कि उसकी स्नेह ना जाने कैसे निकली होगी उसके लिए घर से। बस उसका गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा था उससे क्योंकि बेहद प्यार करने लगा था वो उससे, बेहद। उसने हौले से आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डाला और शिद्दत से अपनी तरफ खींचा। स्नेह की आंखें उसके स्पर्श से बंद हो गई और जूड़े में लगी हुई वो पिन निकलकर सरक गई, और फिसलते हुए लम्बे बाल। उफ, मोह ने इसे खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। बढ़ी हुई सांसें, जिस्म की कपकपाहट के बीच उससे आती हुई खुशबू स्नेह की सांसें रोक रही थी। ऐसे लग रहा था वो बस एक पल में पिघल कर गायब हो जाएगी, और मोह उसके नज़र तो बस उसके कांपते होठ, नाक में चमकता हुआ वो नीला नग और बंद आंखें इन पर ही टिक गई थी। कब पल के ऊपर करोगी स्नेह? मेरा इम्तिहान मत लिया करो तुम, समझती हो ना क्या बोल रहा हूँ, और तुमसे ही क्यों बोल रहा हूँ, समझती हो ना। वो मदहोशी से उसके होठों को देखते हुए बोला। स्नेह तो बस कमर पर ही उसका वो कुछ चुभा हुआ स्पर्श महसूस कर संभालते हुए बोली। एक तो उसका यूं उसे हक से स्पर्श करना बुरा क्यों नहीं लगता? शायद इसलिए क्योंकि वो कितना भी गुस्सा नाराज़गी दिखा ले, उसकी नाराज़गी इस मामले में इल्तिजा बन जाती है। वो कभी उसकी मर्जी के बगैर इस मामले में कुछ नहीं करना चाहता, और इस बात पर उससे गुस्सा भी नहीं होता। प्रेम का गुस्सा जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता, वो तो बस हम हक जताने मनाने के लिए होना चाहिए। बाहों में तो सामने वाला आपके प्रेम में ही पिघल जाएगा।
और अगर कभी इस बात में नाराज़गी की जगह बने भी तो सामने वाले की भी मर्ज़ी आपकी नज़र में हो तो उस बात के लिए भी रूठना मनाना दिलकश बन जाता है। आई लव यू, मोह धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला था कि स्नेह की आंखें एकदम से खुली थी। बारिश जैसे कुछ तेज हुई थी, हवा कुछ दीवानी हुई थी। आज बारिश बूंदों की नहीं प्रेम की हो रही थी, जिसमें पिघल कर मोह ने उसके माथे पर अपने होठों के स्पर्श का हक जता दिया था। वो उसकी है, सिर्फ उसकी। मोह जानता है और स्नेह का उसकी बाहों में सिमट कर कांपना डर या सिर्फ जबरदस्ती से नहीं बल्कि उसकी करीबी उसका वो स्पर्श था जो वो पहली बार महसूस कर रही थी। उसका दिल जानता था कि उसकी स्नेह समझ नहीं पाई है, पर वो सिर्फ उसकी है, मन से भी और तन से भी, वरना यूं आधी रात वो सड़क किनारे उसके इतने करीब कभी नहीं होती। बारिश अब तेज हो चुकी थी तो मोह ने उसे धीरे से बाहों में उठाया। मैं चली जाऊंगी, ऐसा मत करिए। वो अभी उसके एक एक्शन से होश में नहीं आई थी कि उसके दूसरे एक्शन से घबरा कर बोली, खाती नहीं हो कुछ, काफ़ी हल्की हो। वो उसकी बात नज़रअंदाज किए गाड़ी खोलकर उसे सीट पर सेटल कर बोला, इतनी भी हल्की नहीं हूँ, आपको ही हल्की लगी हूँ, आप हैं ही। वो एकदम उसकी बात सुन बोली ही थी कि मन फिर उन्हीं एहसासों की गिरफ्त में चला गया और वो नज़र झुका खामोश हो गई। क्या मैं ही? मोह उसके गीले बालों को उसकी तरफ की खिड़की खोले हुए ही खड़े होकर पीछे कर बोला, ये प्रेम की ताकत ही तो है कि इस तन्हाई में भी बस उसने नज़र उठाकर इस देख लेने की अदा ही उसके हर एहसास को भरने के लिए काफ़ी था। इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार, लव, भाषा कोई भी हो, परिभाषा एक ही होती है। बस आजकल लोग तोड़ मोड़ कर उसके मतलब अलग रख देते हैं। प्रेम वक्त मांगता है, अगर आप वो दे पाएँ तो समझ लेना वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर प्रेम ऐसा हो जाएगा जैसे सांसें, जो लिए बिना हम रह नहीं सकते। जैसे आज मोह कर रहा था उसे देखते हुए कि सांसों जैसे तुम हो मेरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीनानाथ, जो कि घर के मुखिया होने के कर्तव्य से लगभग सबके सोने के बाद दरवाजे तक सब चेक करने आए। आखिर शादी का घर था, कोई ऊंच नीच हो जाती तो। वहाँ पर खड़े चुनमुन को देख उन्होंने एकदम से सवाल किया तो चुनमुन हड़बड़ा उठा और दीनानाथ को देखते ही पीछे से एक लड्डू खाकर दूसरा मुंह में, तीसरा हाथ में चुनमुन के लिए लाती हुई ईला तुरंत उल्टे कदमों से आंगन के खब्बे की ओट में हुई तो चुनमुन ने उसे मन ही मन 50 गालियां दी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं? वो ताऊ जी सब चेक कर रहा था कि सब ठीक से बंद है कि नहीं। अच्छा, वो तुम ही थे ना जो पिछले साल से लेकर इस साल तक 10 बार साड़ियों का ऑर्डर एक्सचेंज करते हुए अलग अलग जगह दे आए थे। इतनी जल्दी जिम्मेदार भी बन गए तुम? दीनानाथ ने जो रोस्ट किया था चुनमुन को, उसका मन किया था इनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है, क्योंकि वो जब भी बोलते थे घर में उनकी बात कोई काट नहीं सकता था। अब चलो, मुझे दरवाज़ा बंद करना है, रात का 1:30 बज रहा है, सो जाओ जाकर। दीनानाथ बोले तो चुनमुन के साथ साथ इला की भी आंखें बड़ी बड़ी हुई। एक तो स्नेह घर से बाहर थी, दूसरा ताऊ जी को अभी टरकाना भी ज़रूरी थे। अगर स्नेह इस वक्त वापस आ गई तो कसम से विभा की शादी होगी ज़रूर, पर उससे पहले उन सब की फ़ोटो पर हार चढ़ा होगा, 15 रुपये पर पीस वाला। आप रहने दीजिए ताऊ जी, ताला मैं देख लूँगा और उसमें दरवाज़ा भी डाल दूँगा। वो मारे डर के जो मुँह में आया वो बोला। क्या बोले जा रहे हो तुम? मतलब मैं दरवाज़ा देख लूँगा और ताला भी डाल दूँगा, वो अपनी बात सही करके बोला। फिर चोर नज़रों से इला को घूरा जो खड़ी खड़ी मज़े ले रही थी उसके फंसने के। एक बार कहा ना जाओ। दीनानाथ कुछ सख्त होकर बोले तो अब इला को भी टेंशन हुई और चुनमुन भी रेंगते हुए खिसकने लगा। दीनानाथ दरवाजे के बाहर सब चेक करने लगे। तब तक अब पूरा सरगना बाहर आ गया था, कला और विभा के साथ, छिपकर भगवान को मनाते हुए कि हे भगवान, स्नेह कहीं आती हुई उन्हें दिख न जाए। मुझे आपकी शादी से पहले हमारी 13वीं का खाना बनाते हुए हलवाई और खाते हुए यहीं घर में रुके हुए मेहमान क्यों दिखाई दे रहे हैं दीदी? चुनमुन धीरे से बोला। बुरी किस्मत हमारी कि हम कुंवारे ही मर जाएंगे और अच्छी किस्मत हमारे होने वाले जीवन साथियों की जो हमसे बच जाएंगे। ईला आगे की बात बढ़ाकर बोली। चुप करो तुम दोनों, कला ने उन दोनों के सपने पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा।
खैर दीनानाथ अंदर आए, दरवाज़ा लगाकर ताला डाल चाबी जेब के हवाले की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। तब उन चारों की सांस में सांस आई। ओह, बच गए हम। अब आपकी शादी का खाना ही खाएंगे, चुनमुन तुरंत बोला। खाने से आगे सोच कुत्ते, स्नेह बाहर ही रहेगी क्या? और चलो रहेगी भी तो सुबह दरवाज़ा कौन खोलता है? ताई जी। ओह नो, ये तो कांड हो गया। तुम स्नेह को फ़ोन लगाओ, विभा बोली। फ़ोन कहाँ है स्नेह के पास? अगर होता तो ये होता ही काहे? इला कुछ ऊंची आवाज़ में बोली। पहले तो धीरे बोलो, रात के 1:30-2 बज रहे हैं। अगर किसी को चोर होने का शक हो गया तो जितने घर में अभी लोग हैं उतने डंडे पड़ने के बाद देखा जाएगा कि कौन है। कला उसे डांट कर बोली। कुछ सोचना पड़ेगा एसीपी प्रद्युम्न, इला सीआईडी स्टाइल में बोली। अरे स्नेह के पास मोबाइल नहीं है तो क्या, हमारी चंपा चमेली के पास तो होगा। अब चंपा चमेली कौन है यार? चुनमुन परेशान होकर बोला। चंपा चमेली मतलब तुम्हारे होने वाले फ्यूचर जीजाजी, विभा दीदी के जेठ, इस घर के पता नहीं होंगे भी वाले दामाद, समझ आया? स्नेह भ्राता चमनलाल। फ़ोन करो, कला एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोली। डायल पर है, उधर से उठाए तो कोई, इला तुरंत बोली। उधर बारिश इतनी तेज नहीं तो हल्की भी नहीं थी। मोह गाड़ी साइड लगा कर पैदल ही स्नेह का हाथ पकड़े उसे घर तक लिए आ रहा था, क्योंकि स्नेह का मानना था रात को उस घने मोहल्ले में गाड़ी ले जाना मतलब 1-2 को सनवा देना। अब फिलहाल मोह कहे कुछ भी उसकी बात टाल नहीं पाता था। सुनिए, आप कब से भीग रहे हैं? घरों के साइड साइड चलिए, बारिश सीधा तो आप पर नहीं गिरेगी। गाड़ी से मोहल्ला जग जाएगा और घरों के साइड साइड चलेंगे तो हमारी आहट उनके करीब होगी तो कोई नहीं जगेगा। और तुम भी तो भीग रही हो। वो उसके सर पर उसका दुपट्टा डालता हुआ फिक्र से बोला। तो स्नेह की पलकें एक पल को उसके भीग चुके बालों से लेकर उसकी उन गहरी आंखों पर फिसलते हुए झुक गई, जिनमें प्यार तो उसके शब्दों से परे से ज़्यादा ही था। उसकी फिक्र, उसका सम्मान भी था। अभी वो डर रही थी, पर ये उसके इजहार की ये रात, बारिश के मौसम की तन्हाई, ये घर के बाहर रखे हुए गमलों से आती भीनी भीनी फूलों की खुशबू, और तो और सबके घर के बाहर लगी हुई वो हल्की हल्की वाली लाइट, और बिजली के खंभे का वो पीला बल्ब भीगता हुआ किसी पेंटिंग की तरह हो गया था। प्रेम की नज़र हो तो सब खूबसूरत है। प्लानिंग से यादें नहीं बनाई जाती, यादें तो कुछ हमारी और कुछ प्रकृति के संयोग से बनती है अचानक से, और वही यादें अनमोल होती है। खैर बारिश की वजह से जो फ़ोन मोह इग्नोर कर रहा था वो उसे उठाना ही पड़ा। स्क्रीन पर इला का नाम आ रहा था। घर से है, वो स्नेह से बोला तो स्नेह का मुंह सफ़ेद पड़ गया। टेंशन मत लो, सब सही होगा, तभी छोड़ कर आऊँगा, बोल कर मोह ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो। हाँ ओके, मैं कर लूँगा, बोल उसने फ़ोन काट वापस जेब में रख लिया। क्या हुआ? स्नेह ने मारे टेंशन के पूछा। तुम्हारे ताऊजी ने गेट बंद कर लिया है। तो अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊँगी? किसी को पता चला तो मैं हमेशा के लिए घर से निकाल दी जाऊँगी। फिर तुम मेरे पास आ जाना, अच्छे से रख लूँगा मैं तुम्हें, उसमें तो मेरा फ़ायदा ही है हर तरीके से। मोह जो उसकी टेंशन के मारे बोलती हुई ज़बान पर एक बात बोल ब्रेक लगा चुका था। ऐसे थोड़ी ना आपके साथ जाऊँगी। वो उसकी बात सुन शर्म से लाल होती हुई बोली। तो कैसे आओगी बता दो, वैसे लेने आ जाऊँ? वो कुछ शौखी से उसका हाथ दबाता हुआ खुद को कंट्रोल कर बोला। तो स्नेह ने सर झुका लिया। अभी घर ले चलिए प्लीज़, वो सिमट कर बोली। उसकी नज़रों का ताप उसके जिस्म में उतर कर बारिश की ठंडक को ख़त्म जो कर रहा था। खैर आइडिया ये निकला कि कुंती देवी के उस पुरातात्विक सजोए घर की खिड़कियां भी तो पुराने ज़माने की कला का नमूना थी, तो उसके हिसाब से खिड़कियों का पानी और धूप से बचाने के लिए आज के ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन नहीं बनी थी, बल्कि एक स्लैब जैसी बनती थी, जिसके ऊपर खड़े होकर अगर कोई भी इंसान हो तो वो ऊपर या नीचे से किसी एक इंसान की मदद लेकर आराम से आ जा सकते थे। अब इस खुरापाती आइडिया का गृह क्षेत्र इला के दिमाग से ही आया था, पर अंजाम देने का प्लान आधा चुनमुन और आधा मोह के हिस्से आया। अब बैठक में कोई मेहमान तो होगा ही, इसलिए बोलने का स्कोप तो था नहीं, और बारिश भी हो रही थी, इसलिए सिर्फ मोबाइल लाइट से काम चलाया जाना था।
अब खिड़की के पास आते ही नीचे से जैसे ही मोह ने लाइट ऊपर लगाई, चुनमुन ने थम्स अप का इशारा किया। स्नेह, मैं तुम्हें उठा दूंगा तो तुम वो स्लैब पकड़ लोगी ना? कोशिश करूंगी, वो अपने भाई बहनों और उसकी ज़िंदगी के इस नए तूफान के कारनामे को समझते हुए लगभग कोमा में जाते हुए बोली। मोह ने तुरंत स्नेह की कमर पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ किया, जिस पर स्नेह ने उचक कर वो स्लैब पकड़ ली। बड़ी सफाई से मोह ने बिना किसी आवाज़ के उसे ऊपर तक पहुंचा दिया। और अब चुनमुन का काम शुरू हुआ। उसने झुककर स्नेह का हाथ पकड़ा और एक झटके से ऊपर की तरफ खींचा और स्नेह को रेलिंग पकड़ा दी। बाद में तो इला और कला ने भी उसकी हेल्प कर स्नेह को ऊपर ले लिया। मोह तब तक उसे देखता रहा, बिल्कुल नीचे खड़े होकर, जब तक स्नेह ऊपर पहुंच नहीं गई और इला ने उसे हाथ से इशारा नहीं किया। उसने मोबाइल की लाइट नीचे करने से पहले हाफती हुई स्नेह का मुंह देखा और कदम पीछे बढ़ा दिए। किसका आइडिया था ये? वो सब छत के उस छोटे से कमरे में, जिसमें सब टूटी फूटी खटिया और डिब्बे रखे रहते थे, उसमें घुसे तो स्नेह ने पूछा। कुछ मेरा, कुछ आपके, उनका, इला बेशर्मी से बोली। मेरे हाथ पैर टूट जाते तो? प्यार में लोग जान दे जाते हैं, तुम एक हाथ या पैर नहीं दे सकती? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, तुम विभा दीदी की शादी में प्लास्टर लगाए घूमती। अब छमिया पति मिलने की कोई कीमत तो चुकाओ। इला बोली तो स्नेह का आज का वो सीन याद आ गया और तुरंत ही उसके चेहरे की रंगत बदली। पता है आज क्या हुआ? वो धीमे से बोली। क्या हुआ? किस हुई? गले मिले या फिर नहीं? परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें ऐसा करते हुए? इला फिर कानों में हाथ लगाए ड्रामा क्वीन बनी और कला ने उसे घूरा और स्नेह सदमे में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे सिर्फ आई लव यू बोला। वो सब कुछ उन सबको बताती हुई सर झुका गई थी। दिल उसका धड़का भी था, पर कुछ घबराहटों के साथ। क्या? वो अभी एक साथ चिल्लाए और स्नेह ने झटके से उनकी तरफ देखा। रात की बारिश और अच्छे भले स्टंट को अंजाम देकर अगली सुबह अपने कानों से बिना खून निकलवाए सभी सरगना मेंबर खुद ही उठ गए थे। वैसे भी सिर्फ आज का दिन ही बचा था शादी के लिए। स्नेह फिलहाल इला का फ़ोन उठा लाई थी। कल उसके ये बात बताने के बाद कि मोह ने उसे प्रपोज किया है, उसके भाई बहनों ने साफ पूछा कि उसके मन में क्या है, पर वो बता ही नहीं पाई, शर्म से या फिर किसी डर से। इतना वो समझ नहीं पाई थी, पर इतना तो जान गई थी कि मोह का गुस्सा होना आजकल उस पर असर करने लगा था और कल उसका यूं ये सब बोलना उसके दिल में हलचल मचाए हुए था। वो क्या है ना, प्रेम की आँच से धीरे धीरे ही उसका रंग गहरा होता है। उसने इधर उधर देखते हुए फ़ोन लगाया। हेलो। 2-3 वेल के बाद उधर से आवाज़ आई, नींद की खुमारी से भरी, गहरी, बिल्कुल दिल के तार छेड़ने वाली। स्नेह को ऐसा लगा जैसे रूह में उतर गया हो वो। मैं बोल रही थी, वो धीरे से बोली। गुड मॉर्निंग, वही धीमी सी मगर शिद्दत से आती हुई आवाज़। गुड मॉर्निंग, उठी नहीं आप? वो कुछ ऐसे बोली कि मोह की आंखें एकदम खुल गई। वो सीमित मुस्कान, बिखरे बाल और लंबी पलकें जो रात भर भीगने और फिर नींद ना पूरी होने की खुमारी से उसकी आंखें कुछ लाल करते हुए और दिलकश बना चुकी थी। ऐसे उठाओगी तो सोने का किसका मन होगा? वो धीरे से बोला। जी, वो उसकी बात सुन समझते हुए बोले। कुछ नहीं, किसी दिन अच्छे से समझाऊंगा। मोह उठते हुए शायद पड़ी हुई टी शर्ट हाथ में लेता हुआ बोला। कान और कंधे के बीच में मोबाइल रख उसने टी शर्ट डाली, फिर मोबाइल एक हाथ से पकड़ते हुए बाल उंगलियों से सेट किए। वो मैं कह रही थी कि आज काम ज़्यादा है तो मोह ने पलट कर कहा। कुछ नहीं, वो अपनी बात बोल ही नहीं पाई, जाने क्यों। उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। कल देखा था उसने, अपनी ज़िद में वो भीगता ही रहा था। जाओ, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे कुछ भी बोलने से पहले। बोलने से क्या, कुछ भी करने से भी। बस याद करके शाम को फ़ोन कर लेना। अच्छा सुनो, अब वीडियो कॉल करता हूँ, उठाओ। वो बोला तो स्नेह की सांसें अटक गई। वो जल्दी जल्दी से एक कोने में जाकर खड़ी हुई। जैसे ही उसने फ़ोन किया उसने रिसीव किया। वो नज़रें इधर उधर कर रही थी और मोह एकटक देख रहा था उसे। सुबह की ताजगी सी बिल्कुल लग रही थी। वो नहाकर आई थी, बिल्कुल साफ गोल चेहरा, क्लचर में फंसे हुए गीले बाल और झपकती हुई वो सुर्ख पलकें और बेतरतीब पड़ा दुपट्टा।
मोह को उसकी ये बात बहुत पसंद थी। वो जैसी थी वैसी थी, कुछ दिखावा उसकी फितरत में नहीं था। स्नेह ने भी चोर नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों की लालिमा छिपी नहीं रही थी उससे। मैंने कहा था इतना भीगने ज़रूरी तो नहीं, आपकी आंखें कितनी लाल हो गई है। स्नेह धीरे धीरे सर झुकाकर बोली, ठीक हो जाएंगी तुम। वो बोलने ही वाला था कि स्नेह ने तुरंत फ़ोन काट दिया। शायद कोई आ गया था, क्योंकि उसके ठीक 2 मिनट बाद उसे मैसेज मिला था, बुआ आ गई थी। मैं शाम को फ़ोन करूँगी आपको, हो सके तो कोई ड्रॉप ले लेना आँखों के लिए। फ़ोन काटने की बात पर गुस्सा ना होना। स्नेह, उसने मैसेज पर धीरे से उसका नाम लिया था। भाई, वो अभी मोबाइल पर झुका हुआ था कि आवाज़ आई दरवाजे पर। पूरा घर खड़ा था। नीता, निहार, विवेक, अनुज, विनीता और आनव। गुड मॉर्निंग मोह, नीताजी प्यार से बोली। गुड मॉर्निंग माँ, वही बेहद सधे हुए लफ्ज़ों में वो बोला। तो सब तैयार हैं कल विवेक की बारात के लिए? वो धीमे से मुस्कुराया। अच्छा मोह, क्या आप बेटा फ्री हैं तो आज शाम को विवेक के ससुराल चले जाएंगे? नीताजी बोली तो उसने एकदम उनकी तरफ देखा। अब सामने से मौका चल कर आ रहा था तो छोड़े कौन। तो वो बेटा विवाह का लहंगा लेकर जाना था, ससुराल से ही जाता है। लेकिन आपको अगर कोई काम हो तो? अभी कोई काम नहीं, विवेक की शादी तक मैं चला जाऊंगा। वो तुरंत आगे की बात पूरी करके बोला तो नीताजी मुस्कुराई। आपकी आंखों को क्या हुआ है मोह? नथिंग, बस आजकल बारिश सूट नहीं कर रही शायद। ध्यान रखिए अपना, बोल वो कमरे से बाहर चली गई। अब बचे वो चारों। मुझे देखना हो गया है तो काम पर लगे, कल शादी है। मोह मोबाइल चार्जिंग पर लगाता हुआ बोला। क्या तुम्हें स्नेह पसंद है मोह? मतलब वो लड़की है ना? अनुज ने डरते डरते पूछा। नहीं, पसंद नहीं है, मोह बोला तो अनुज ने विनीता की तरफ अफसोस से देखा ही था कि मोह की आगे की बात सुन उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर मोह ने ऐसा क्या कहा कि सब लोगों के होश उड़ गए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और ब्यूटीफुल होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।